डाउट सर, आप लोग को पता ही है कि लेसन 13 मतलब लेसन 13 का सेकेंड वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या पढ़ा? नमक सत्याग्रह सबसे लास्ट पढ़ा। चलिए अब हमें पढ़ना है नमक सत्याग्रह के आगे की बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट वीडियो समझ में आया होगा या उससे रिलेटिव जो भी प्रश्न हो आप उससे पूछे होंगे या पूछ सकते हैं अभी भी। चलिए सेकेंड वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? तो नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को बढ़ा होते हुए देखकर अंग्रेजों ने लगभग 6000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को भी गिरफ्तार किया। जब नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ, नमक के कानून को भंग कर दिया गया, तो अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के विरोध में उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया कि अब गांधी जी क्या हो गए? तो अपराधी हो गए। किसके अपराधी हो गए? तो ब्रिटिश सरकार के अपराधी हो गए। ब्रिटिश सरकार के यह अपराधी होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के साथ साथ 6000 से लेकर के 60000 लोगों तक को गिरफ्तार करने की सूची बना दी कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल हुए या जो लोगों ने इस आंदोलन में पैदल गांधी जी के साथ चल कर के गए या जिन लोगों ने अभी भी इनका समर्थन दिया है, उन सभी लोगों को गिरफ्तारी का वारंट कर दिया गया कि उन सभी लोग अपराध किए हैं नमक कानून भंग करने के विरोध में। 60000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन की शुरुआत में अमेरिका की समाचार पत्रिका में टाइम्स ऑफ इंडिया में गांधी जी के कद काठी का भी मजाक उड़ाया गया। जब यह उनको गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका के एक समाचार पत्र था जिसमें टाइम्स ऑफ मतलब पत्रिका था जिसका नाम टाइम्स ऑफ अमेरिका था। उसमें गांधी जी के फोटो जब छपी हुई थी तो उनके कद और काठी का हाइट का काफी मजाक उड़ाया गया था। समाचार पत्रिका टाइम्स में गांधी जी के कद काठी का मजाक उड़ाया और अपनी पहली रिपोर्ट लिखा कि अपने देश में दुर्बल शरीर के साथ शायद गांधी जी अपना नमक यात्रा को पूरा न कर पाए। उसके बाद उस पत्रिका में लिखा गया कि अमेरिका के पत्रिका में कि गांधी जी अपने कद काठी या अपने शरीर के दुबले पतले शरीर के कारण शायद गांधी जी वह नमक कानून को पूरा नहीं कर पाए। अब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की सफलता के साथ ही टाइम्स पत्रिका के विचार को बदल गए। अब यही पत्रिकाएं गांधी जी को साधु और राजनेता कह रही है। अब जब अमेरिका के टाइम्स पत्रिकाएं ने गांधी जी के बारे में जाना कि गांधी जी ने कैसे नमक आंदोलन का विरोध करके नमक कानून को भंग किया और लोगों के रोजमर्रा के वस्तुओं को सभी लोगों तक बनाने या पहुंचाने का काम किया, अमेरिका के टाइम्स पत्रिका में काफी उनकी अब चर्चा होने लगी कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। भले ही वो छोटे कद के हैं, भले ही वो कम कद काठी उनकी कमी है, पर उन्होंने कार्य अच्छा किया। अब उनकी चर्चा टाइम्स पत्रिका में होने लगी। उन गांधी जी के बारे में लिखा गया, लोगों की भारी समर्थन मिल रहा था जिसकी वजह से अंग्रेजी शासन बेचैन हो गई कि अब अमेरिका में भी गांधी जी की चर्चा होने लगी। सिर्फ पहले भारत और दक्षिण में थी, अब भारत के अलावा अमेरिका में भी उनकी चर्चा होने लगी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को घबराहटें बढ़ने शुरू हो गई। चलिए अब हम पढ़ेंगे नमक यात्रा के परिणाम। जब नमक यात्रा का परिणाम क्या था? जब गांधी जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया, इस यात्रा को सफल बना दिया, तो उस यात्रा में उनको क्या परिणाम मिला? उस यात्रा से नमक यात्रा को मिले भारी समर्थन के कारण अंग्रेजों में डर पैदा हो गया। अब अंग्रेजों के अंदर डर बैठ गया कि एक कानून को भंग करने में गांधी जी के साथ 6 से 60,000 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। तो सोचिए भारत को आजाद करने के लिए कितने लोगों का समर्थन हो जाएगा गांधी जी का। अब यह ब्रिटिश सरकार सोच करके दंग रह गई और उन्हें काफी डर महसूस होने लगा। उन्हें यह एहसास हो गया कि अब उनका शासन भारत में लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अगर उन्हें अपने शासन को बचाए रखना है तो उन्हें भारतीयों को भी शासन का हिस्सा देना पड़ेगा। अब इस पूरे दौर में यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसे महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पहला यह आंदोलन था नमक यात्रा, जिसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी मिलकर के समर्थन किए हुए थे। तो आपको यह प्रश्न पूछ सकता है किस आंदोलन में महिलाओं का समर्थन हुआ? तो यह नमक कानून आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आता है उसमें, मतलब गांधी जी के द्वारा सेकेंड आंदोलन में महिलाओं ने समर्थन किया था।
महिलाओं को समर्थन शामिल किया गया। गांधी जी ने कमला देवी की बात को माना और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन में शामिल होने के लिए एक कमला देवी नामक नेता थी जो महिलाओं का, उन्होंने गांधी जी से मतलब रिक्वेस्ट किया कि महिलाओं को भी इस आंदोलन में समर्थन करने का मौका दिया जाए, जिससे गांधी जी ने उनका शामिल होने की अनुमति दे दी। नमक सत्याग्रह के कारण गांधी जी को पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। जब नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया गांधी जी ने तो पूरे विश्व में उनकी चर्चा होने लगी और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इस पूरी यात्रा में को कवरेज यूरोप के अमेरिका प्रेस ने की हुई थी कि अमेरिका की कवरेज पत्रिका जो थी वह पूरे यात्रा को मतलब कवरेज की हुई थी कि कहां कहां गए, कब कब रुके, कैसे कैसे गए, उस आंदोलन में क्या क्या हुआ, कैसे आंदोलन को तोड़ा गया, सारे कवरेज किया गया था, जिसके कारण अमेरिका की पत्रिकाएं ने सारे विश्व में उस पत्रिकाओं को बांटा और लोगों तक इस आंदोलन के बारे में बताया, जिसके कारण गांधी जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। अब हमें पढ़ना है, नमक यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। अब हमें पढ़ना है गोलमेज आंदोलन या गोलमेज सम्मेलन। हमें क्या पढ़ना है? गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के बाद अंग्रेजों के समझ आ चुका था कि अब भारत के पर शासन करना आसान नहीं, बहुत कठिन है। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च नमक कानून के बाद अंग्रेजों को अब महसूस हो गया था, समझ में आ गया था कि भारत पर अब हुकूमत करना या ज्यादा दिनों तक शासन करना संभव नहीं है। उन्हें अब डर लगना शुरू हो गया था। अगर उन्हें भारत में अपना शासन कायम रखना है तो उन्हें भारतीयों के साथ मिलकर के शासन का हिस्सा बनाना होगा, अपने ही शासन का। भारतीय लोगों को भी अपने दफ्तर में जगह देना होगा, ओहदे पर, या किसी भी ओहदे का हो, बड़ा या छोटा ओहदे का हो, तभी जाकर के देश पर शासन की जा सकती है। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। नवंबर 1930 में या 1930 में किया गया यह आयोजन, बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल किए गए। इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए गांधी जी, क्योंकि उस दौरान जेल में थे। करेक्ट, जब ब्रिटिश सरकार ने यह गोलमेज आंदोलन किया 1930 में, तो पहला गोलमेज आंदोलन में गांधी जी शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वह जेल में थे। उस दौरान वह जेल में थे, इसलिए वह आंदोलन सफल नहीं हो पाया। तो कोई पूछे कि बताइए कि पहला गोलमेज आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में। उस पहला गोलमेज आंदोलन में गांधी जी शामिल थे, तो गांधी जी शामिल नहीं थे क्योंकि वह जेल में थे। उसके बाद यह था, क्या यह पहला गोलमेज आंदोलन सफल हुआ? तो पहला गोलमेज आंदोलन सफल नहीं हुआ। उसके बाद आगे चलिए, 1931 की बात है। गांधी जी इरविन समझौता, गांधी जी इरविन समझौता कर जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी को कब रिहा किया गया? तो 1931 में। रिहाई के ठीक एक महीने बाद गांधी जी और उस दौर के वायसराय के इरविन के बीच में एक बैठक हुई, मतलब समझौता हुई। इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में। गांधी जी के जेल से छूटने के एक महीने के बाद गांधी जी और उस दौर के वायसराय इरविन के बीच में एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता किया गया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में, गांधी जी के जेल के छूटने के एक महीने बाद। इस समझौते के अंतर्गत में 3 शर्तें, 3 नियमों को लागू किया गया। इरविन ने गांधी जी से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने को कहा। इरविन मतलब वायसराय के जो जनरल थे इरविन, इन्होंने कहा गांधी जी से कि आपने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया उस आंदोलन को आप वापस लेने को कहें। उसके दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के बदले में गांधी जी ने सारे कैदियों को रिहाई की मांग की। कहा कि ठीक है, हम उस आंदोलन को वापस ले लेंगे, लेकिन जो आप 60,000 लोगों को, मजदूरों को, कारीगरों को या जो भी लोग, उनको आप जो कैद किए उनको आप रिहा कर दीजिए। साथ ही साथ गांधी जी ने मांग की कि भारत के लोगों को तटीय इलाकों में नमक उत्पादन करने की अनुमति भी आप दे दीजिए। कई रेडिकल राष्ट्रवादी लोगों ने इस समझौते को आलोचना की, क्योंकि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आज़ादी था, जो गांधी जी हासिल नहीं कर पाए। कह रहा है कि कई लोगों ने इस समझौते को बेदखल अंदाज कर दिया कि यह समझौता सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो की मांग कर रहे हैं वह ब्रिटिश सरकार संभवतः नहीं दे सकती। लेकिन गांधी जी का मुख्य कार्य इन लोगों को आज़ाद कराना नहीं था, बल्कि देश को आज़ाद कराना था। अगर ये सारे लोग, अगर 60,000 लोग फिर से रिहा हो जाएंगे तो फिर से आंदोलन की जा सकती है।
साथ ही साथ अगर ये नमक कानून तोड़ देते हैं, नमक बनाने के लिए अनुमति दे देते हैं, तो लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने ये सारे नियमों को रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसकी आलोचना करने लगी। ब्रिटिश सरकार ने कहा ये सही नहीं है। अब हमें पढ़ना है पहला गोलमेज सम्मेलन हमने पढ़ लिया, अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन। चलिए थोड़ा सा पहला गोलमेज सम्मेलन पे चलते। क्या पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए? नहीं। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी कहाँ थे? तो जेल में थे। जब गांधी जी जेल से 1930 में छूट करके बाहर आए तो कौन सी समझौता हुई? इरविन पैक्ट समझौता। इरविन पैक्ट समझौता में गांधी जी ने कितने नियमों को मतलब इरविन के सामने रखा? तो 3 नियमों को रखा। गांधी जी के जेल छूटने के कितने दिनों के बाद इरविन समझौता हुआ? तो 1 महीने के बाद। दूसरा गोलमेज समझौता या दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आंदोलन लंदन में किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी के द्वारा किया गया था। कह रहा कि यह आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में रखा गया, मतलब कांग्रेस के देखभाल में रखा गया। उस आंदोलन के नेतृत्व करने गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को रखा गया। गांधी जी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे देश के नेतृत्व करती है। गांधी जी ने क्या कहा कि हमारी पार्टी, हमारे समर्थन करने वाले लोग पूरे देश में हैं और पूरे देश में इसका नेतृत्व करते हैं। उनकी इस बात का 3 पार्टियों के द्वारा विरोध किया गया कि गांधी जी ये गलत बोल रहे हैं, ये सही नहीं है, इनका विरोध किया गया। मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, राजवाड़ों के द्वारा कहा गया कि उनके क्षेत्र कांग्रेस के द्वारा कोई प्रभाव नहीं है। और तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता। कह रहा है कि जब गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी के द्वारा रखा गया तो उसमें 3 लोगों ने अलग अलग रखा। पहला जो था मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम लीग जो है भारत के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व है, कि मुस्लिम लीग जो अली जिन्ना ने पारित किया था, मुस्लिम लोग जो भारत के थे वो अली जिन्ना का बात मानते थे। रजवाड़ जो थे, बड़े ओहदे, बड़े जाति के लोग, उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के लोग जो है वह मतलब भारत के अंदर के कांग्रेस की क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोग हमारे नियमों को या कांग्रेस जो है रजवाड़े के नियम नहीं मानती है। तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलित जाति के नेता थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा दलितों पर प्रतिनिधित्व नहीं की जा सकती है। इस तरीके से इतना भेद होने के कारण इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला। सभी लोग आपस में लड़ झगड़ करके अपने बातों को मनवाने के लिए रह गए। गांधी जी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। इसका मतलब यह है कि गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में शामिल तो हुए पर इसका कोई सफल निर्णय नहीं निकला। भारत में आकर गांधी जी ने पुनः अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, जो 1930 में लागू हुआ था, जिसमें वह जेल भी गए थे। तो भारत में गांधी जी ने किस आंदोलन में जेल गए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गए थे। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 3 आंदोलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा इरविन पैक्ट समझौता, तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। लेकिन न पहला में कोई निर्णय हो पाया, न ही दूसरा में निर्णय हो पाया, और इरविन पैक्ट समझौता में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब चलिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करें कि 1939 में विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उस दौर में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में शामिल था। उस समय ब्रिटेन क्या था? मित्र राष्ट्रों में शामिल था। इस स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने अंग्रेजी सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि अगर वह भारत की आज़ादी या आज़ादी दे तो वह कांग्रेस उनके युद्ध में प्रयासों में उनकी सहायता करेगा। अब देखिए, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा। मित्र राष्ट्र कौन था? तो रूस था। रूस किसके तरफ था? और ब्रिटेन किसके तरफ था? तो रूस के तरफ था। और अमेरिका के विरोध में वह द्वितीय विश्व युद्ध कर रहा था। अब इसमें थोड़ी सी बदलाव हुई कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन को कहा कि हम आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं, आप हमारे भारत को छोड़ दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, तो हम युद्ध में आपकी सहायता करेंगे, अपनी सेना या हम जैसे भी अपने हथियारों का उपयोग करके आपको युद्ध में शामिल हो जाएंगे या आपके युद्ध के साथ रहेंगे।
इस स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ने अंग्रेजी सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि अगर वह भारत की आज़ादी का आश्वासन दे तो वह कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में उनकी सहायता करेगी। परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार का उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम हुकूमत करेंगे, आप हमारी समर्थन मत करो। इसके विरोध में कांग्रेसी जो थे वो कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दी कराई, परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया कि हम आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, हम आपके प्रस्ताव को नहीं मानते हैं। इसके विरोध में जो अंग्रेजी सरकार उनके यहाँ काम करती थी दफ्तर में, या जो अंग्रेजी सरकार उनके साथ रह करके काम करती थी, उसके विरोध में मंत्री परिषद में अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया कि जब आप हमारा समर्थन नहीं मानेंगे, जब आप हमारा प्रस्ताव नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ मंत्री परिषद में काम नहीं करेंगे। चलिए अब उसके बाद आता है 1942, मतलब 1939 के बाद 1942, जिसका नाम है क्रिप्सन मिशन। क्या नाम है? क्रिप्सन मिशन। 1942 के दौर में ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार बनी। ब्रिटेन में कौन सी सरकार बनी? सर्वदलीय सरकार बनी। इस सरकार में लेबर पार्टी के सदस्य भी शामिल थे। इस पार्टी में किसके सदस्य थे? तो लेबर पार्टी के सदस्य भी थे। लेबर पार्टी के सदस्य भारतीयों से हमदर्दी रखते थे और वह उनकी आज़ादी और पक्ष में, लेकिन इसके सरकार प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो थे वह एक कट्टर समाजवादी थे। लेबर पार्टी के सदस्य जब इस पार्टी में मिले तो भारतीय लोग इनसे हमदर्दी करते थे, लेबर पार्टी के, मजदूर पार्टी के लोगों से, क्योंकि वह भी एक भारत के ही निवासी थे, इसीलिए उनके साथ हमदर्दी रखते थे। लेकिन उनकी आज़ादी के पक्ष में भारतीय लोगों ने कई बार प्रस्ताव भी रखा ब्रिटिश सरकार से, लेकिन सरकार जो थी, प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो थे वह एक कट्टर समाजवादी थे। 1942 में चर्चिल ने कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए पुनः प्रयास शुरू कर दिया। अब 1942 में सोचा कि क्यों ना हम कांग्रेस के साथ समझौता कर ले। उन्होंने प्रयास किया। इस प्रयासों के तहत उन्होंने अपने एक मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा ताकि वह भारत में कांग्रेस के नेताओं के से बात कर समस्या को समाधान निकाल सके। अब जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव रखा तो वही ब्रिटेन उसका बहिष्कार करके, बाइकआउट करके उस समझौता को खारिज कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस ने उस मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। आज वही 1942 में 3 साल के बाद ब्रिटिश सरकार की एक दफ्तर के एक नेता कहिए, राजनीति कहिए या ऑफिसर कहिए, वह कांग्रेस से इस साठ गांठ मिलाने की प्रयास कर रहा है, समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। इस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने कहा कि अगर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन चाहता तो भारत के वायसराय में सबसे पहले अपनी कार्यवाही परिषद को किसी भी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा। कह रहा कि ठीक है, अगर भारत से वह समर्थन चाहता है, कांग्रेस से समर्थन चाहता है, तो सबसे पहले वायसराय में जो कांग्रेस का एक जो वायसराय में ब्रिटेन का जो एक नेता खड़ा है, अब वह उस जगह पर भारत के एक नेता को खड़ा करे, तभी जाकर के हम उन ब्रिटेन का समर्थन करेंगे। अंग्रेजी सरकार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और यह बातचीत यहीं पर समाप्त कर दी गई। क्रिप्सन मिशन के तहत भी कांग्रेस और ब्रिटेन की समझौता एकजुट नहीं रहा। अब हमें पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन करा, यह भी बहुत ही प्रभावकारी आंदोलन था जो 1942 में हुए। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी 1942 में शुरुआत हुई। करा कि कई चर्चाओं के प्रयासों या क्रिप्सन मिशन के असफल होने के बाद भी गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में अपना तीसरा और सबसे बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। कह रहा है कि यह सबसे बड़ा आंदोलन और तीसरा आंदोलन था गांधी जी का। कई वार्तालाप करने के बाद, कई चर्चाओं के बाद, क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में अपना तीसरा और सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। किसका नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु देश में यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यह 3 आंदोलन जो थे इसके बहुत ही प्रभावकारी थे। पहला 20-30, दूसरा जो था वह 30-32 और तीसरा जो था 42। पहला जो था वह शुरुआत में ही स्वदेशी आंदोलन के रूप में था।
तो जिसमें 3 आंदोलन इनका अपना था और 1 आंदोलन किसी के साथ मिलके था। तो कह रहा है कि कई वार्तालापों के अनुसार क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद गांधी जी ने यह तीसरा आंदोलन की शुरुआत की जो 1942 में थी, जो बहुत ही प्रभावकारी था। इस आंदोलन को शुरू करने के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, पर यह आंदोलन धीरे धीरे करके अब बढ़ता ही रहा। इस आंदोलन की शुरुआत करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु देश को आंदोलन में धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। देश भर में युवाओं का द्वारा हड़ताल की गई और पूरे स्तर पर तोड़फोड़ भी चालू हो गया था। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय थे, मतलब इस आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण भी शामिल थे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के कई प्रयास किए, परंतु फिर भी उन्हें इस आंदोलन को संभालने में साल से ज़्यादा कम समय लग गया। करा कि साल से ज़्यादा कम समय लग गया, मतलब साल लगते लगते 10-11 महीना लग गया इससे आंदोलन को संभालने में। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया, परंतु उन्हें आंदोलन को संभालने में 1 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। लगभग वही 10-11 या 1 साल 2 महीना 3 महीना लग गया था। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के साथ देश में अपना प्रभाव फैलाने में प्रयत्न किए गए, और इसमें अपना प्रभाव अली जिन्ना को काफ़ी ज़्यादा यह आंदोलन में भागीरथ हुए और अपना प्रभाव बनाए रहे। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार जो थी भारत के स्वतंत्रता देने में काफी पक्ष में थी और चाहती थी लेबर पार्टी की भारत में स्वतंत्रता हो, ताकि भारत के सभी नागरिक एकजुट रह करके भारत की आजादी का जश्न मनाएं। अब आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इस दौर तक आते आते कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलग अलग गुट बन गए थे। एक तरफ कांग्रेस था और दूसरा मुस्लिम लीग, मतलब अली जिन्ना का दल था। करा जेल से बाहर आने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह असफल है। उन्होंने जब जेल से बाहर आया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता को एकजुट बनाने के लिए प्रयास किया, पर वह उसमें असफल रहे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रतिनिधित्व के बीच में कई बैठक हुई, कई आयोजन किए गए, परंतु सभी के सभी सफल न हो सके। इस दौरान प्रांतीय विधान मंडलों ने चुनाव कराए गए। इसमें कांग्रेस के सामान्य श्रेणी में भारी सफलता मिली, जबकि मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों को मुस्लिम लीग की बहुमत प्राप्त हुई। मुस्लिम लीगों को भी सीट मिला, पर सबसे ज्यादा कांग्रेस सीटों को बहुमत मिली और कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनी। इस तरह भारतीय राजनीति की आजादी पहले ही अलग अलग भागों में गई। देश आजाद हुआ नहीं जब तक देश के 2 भागों में पहले ही बढ़ चुके हुए थे। अब आता है कैबिनेट मिशन। करा कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करने का प्रयास किया, परंतु इसमें भी वह असफल रहा। करा कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत कब आया कैबिनेट मिशन? तो 1946 में आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता चाहा कि ये दोनों मतलब पार्टी अगर समझौता कर लेते हैं तो भारत भव्य तरीके से आज़ादी प्राप्त कर सकता है और अपनी सांठगांठ बनाए रख सकता है, परंतु यह असफल रहा। कोई भी समाधान न निकल पाने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष रूप से करवाही दिवस का आह्वान कर दिया। 16 अगस्त 1946 को देश के बड़े स्तर पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। यह हिंसा कोलकाता के शुरुआत हुई और धीरे धीरे ग्रामीण बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार तक फैल गई। भारत की स्वतंत्रता। अब हमें पढ़ना है भारत की स्वतंत्रता। फरवरी 1947 में चौबेल और हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के वायसराय बनाया कर दिया गया कि 1947 में जो इरविन समझौता के दौरान चौबेल जो थे वह वायसराय के प्रधान जो थे, वो चौबेल जो थे वह वायसराय के प्रधान, उन्हें हटाकर अब माउंटबेटन को भारत के वायसराय बना दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता दी जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि ब्रिटिश भारत को से स्वतंत्रता दी जाएगी, परंतु इस स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन भी होगा कि ब्रिटिश से भले ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ब्रिटिश भारत को आज़ाद कर देगा, लेकिन भारत 2 हिस्सों में बंट जाएगा। साथ ही साथ सभी देसी राजवाड़ों को भी आज़ादी कर दी जाएगी। जो भी देसी राजवाड़ थे, मतलब बड़े बड़े ओहदे के बड़े बड़े राज्य थे, उन सभी को आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ादी के बाद भारत 3 हिस्सों में बंट जाएगा, पहला पाकिस्तान, दूसरा ब्रिटिश भारत और तीसरा
तीसरा देसी राजवड़े। पहला पाकिस्तान जो अलग हो गया, दूसरा देसी राजवड़े जो बड़े बड़े राजा थे उनका अलग हो गया, और ब्रिटिश भारत जो पूर्ण रूप से भारत था जो ब्रिटिश ने गुलाम बनाए थे वह अलग हो गए। अब पढ़ना है भारत की स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं। कहा कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली। पूरे देश में बड़े स्तर पर धूमधाम से इस दिन देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया, परंतु साथ ही साथ देश के कई बड़े हिस्सों का विभाजन भी हो गया। इस विभाजन का कहीं दुख भी था तो कहीं देश आज़ाद होने का सुख भी था। देश को दो हिस्सों में बंटने के कारण इन कुछ लोगों को दुखी भी थे, तो कुछ देश की आज़ादी के बाद सुख भी हासिल उनको मिली हुई थी। गांधी जी ने किसी भी उत्सव को हिस्सा नहीं लिया। गांधी जी ने ना ही खुशी का उत्सव में हिस्सा लिया, ना ही देश के विभाजन होने के दुख में जाहिर किए। उन्होंने कहा गांधी जी ने किसी भी उत्सव में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वह भारत का विभाजन और देश को दो हिस्सों में बटे या दंगे से वह परेशान थे। उस दौरान वह कोलकाता में थे, न तो उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ना ही वह झंडा फहराए। हिंदू मुस्लिम दंगों में उन्होंने शांत कराने के लिए गांधी जी ने दिन में उपवास रखा था। उनके साथ ही उपवास के वजह से कई क्षेत्रों में दंगे में कमी भी आई थी। उन्होंने यह कहा था कि अगर आप लोग दंगे को शांत नहीं करेंगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे, उपवास रखेंगे। तब जाकर गांधी जी ने उपवास रखा, तब जाकर के देश के दंगों की उपवास रखी गई थी। चलिए अब हमें पढ़ना है गांधी जी के अंतिम क्षण। करें कि 30 जनवरी 1948 को शाम को गांधी जी अपने दैनिक प्रार्थना सभा में बैठे हुए थे। करें कि 30 जनवरी 1948 शाम को गांधी जी अपने दैनिक प्रार्थना सभा में बैठे हुए थे। तभी एक युवक ने आकर उनको गोली मारी और गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस ले ली। यह युवक नथुराम गॉडसे था। वह एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी था। वह अखबार का संपादक था। नथुराम गॉडसे कौन था? तो एक अखबार का संपादक था जो चरमपंथी हिंदुत्ववादी था। वह गांधी जी से नाखुश था, मतलब गांधी जी के कार्य पर वह खुश नहीं था। वह मानता था कि गांधी जी मुस्लिमों का अत्यधिक समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी और हत्या के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। नथुराम गॉडसे कौन था? तो वह एक हिंदुत्व था। वह उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि गांधी जी सिर्फ मुस्लिमों का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेसवादी या राजवाड़ों का समर्थन नहीं कर रहे। इसी नाखुशी के कारण नथुराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और खुद को वह आत्मसमर्पण कर दिया। अब आगे पढ़ना है गांधी जी को जानने का स्रोत क्या है। करें आत्मकथा है, गांधी जी की आत्मकथा है। आत्मकथा से गांधी जी और उनके जीवन के मुख्य पक्षों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती है। भारत में छपने वाला समाचार पत्रों के साथ साथ विदेशों में छपने वाले समाचार पत्रों में भी गांधी जी की जुड़ी विभिन्न जानकारियां भी उपलब्ध करके अमेरिका के टाइम्स समाचार पत्र में भी गांधी जी की कई बातें और कई उल्लेखनीय की गई थी। गांधी जी के जन्म जानने का स्रोत। करें गांधी जी द्वारा भाषणों के आधार पर गांधी जी को समझा जाता था। गांधी जी जिस तरीके से लोगों के पास भाषण देते थे उस तरीके से उनके बारे में समझा जाने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार औपनिवेशिक शासन के दौरान गांधी जी सरकार के गहरी नीति पर नजर रखते थे और उनके हर हरकत को ब्यौरा लेते थे ताकि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार भारतीयों के ऊपर शोषण कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा? गांधी जी के द्वारा 3 बड़े आंदोलन और 1 छोटे आंदोलन, मतलब टोटल 4 आंदोलन। पहला मुख्य आंदोलन जो 1920 से 22 तक चली, 22 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण उसे स्थगित कर दिया गया। दूसरा 30 से 32 तक चली, जो उसको हम नमक कानून या दांडी यात्रा भी कहते हैं। तीसरा जो था 1940 से 42 तक चली। यह आंदोलन भी बहुत प्रभावकारी था। तो हमने यह गांधी जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या समर्थन किया, क्या योगदान दिया देश को आज़ाद कराने में। तो हमने जो भी गांधी जी के बारे में पढ़ा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आगे तो इस वीडियो में शायद समाप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह वीडियो जो है यहीं पे हम एंड कर देंगे। तीसरा जो वीडियो होगा उसमें कुछ मुख्य बातें, मेन टॉपिक छोटे छोटे टर्मों में आपको बताए जाएंगे। चलिए इस वीडियो में हम इसके प्रश्न, इसके ऑब्जेक्टिव को हम जानते हैं कि इसके सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो चंपारण सत्याग्रह का जो मतलब आंदोलन शुरू किया गया यह बिहार से संबंधित है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो गोमद कुंवर थे। शहीद ए आजम किसे कहा गया? तो सरदार भगत सिंह को उपाधि दी गई। किस चीज का? तो शहीद ए आजम का। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरुआत की गई।
महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो गांधी जी ने। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष पारित की गई? तो 1939 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए हुए थे? तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। नमक कानून किसने तोड़ा? तो महात्मा गांधी ने। सर की उपाधि किसने वापस ली? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक की लाठी खाने से। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत वापस कब आए? तो 1915 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। विंटू दिस द लास्ट नामक की रचना किसकी है? तो रैकिन की। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती में। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार एक्ट। उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया? तो चंपारण से। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अब कुछ इंटरनल प्रश्नों को जानते हैं जो हमने पढ़ा। कश्मीर के जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद के द्वारा 1948 में लागू की गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन था? तो जनरल डायर थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ, पंजाब से अमृतसर में। इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन था? तो जनरल डायर थे। लॉर्ड डेलहौजी को सहायक संधि की नीति लागू करने वाला जनरल कहा जाता है। व्यागत के सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। व्यागत का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भूमि की अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें कृषि के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। 1915 में किसकी स्थापना की गई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। और हिंदू महासभा का द्वारा मुस्लिम सामाजिक स्थापित करने का प्रयास भी किया गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापित कर दिया जाए। गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर शुरू किया गया था। गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के लिए राजकुमार शुक्ला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था, जिसमें करो या मरो का नारा भी लगाया गया था। दांडी समुद्र के किनारे एक जगह का नाम है जो गुजरात राज्य में स्थित है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा करो या मरो की नारा में शुरू की गई थी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण 1917 में शुरू किया गया था। गांधी जी का पहला किसान आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में, जो चंपारण से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अपनी हाथों से नमक बना करके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के चौड़ा चौड़ी गांव में भारतीयों ने 22 अंग्रेज अधिकारियों को जिंदा जला दिया था। इस घटना में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड नाम दिया गया। इसी घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? चौड़ा चौड़ी ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में चौड़ा चौड़ी गांव में भारतीयों ने 22 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था। इसी जिंदा जलाने की घटना को चौड़ा चौड़ी आंदोलन कहा जाता है, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में अंत हो गया। 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरू की गई थी। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी नगर में स्थित है। अयंगर व्यास विजयनगर साम्राज्य में संबंधित है। एक कुछ छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को
वल्लभ भाई पटेल को गुरुदेव और रविंद्रनाथ टैगोर को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय एवं बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। जो 1927 ईस्वी में गठित हुआ वह 1928 ईस्वी में भारत आया था। यह 3 सदस्य थे। लाल बाल पाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने खड़ा हुआ था। गांधी जी अपनी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 साथियों को लेकर के 7871 साबरमती आश्रम से शुरू किया और 24 दिनों में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर अपने साथियों के साथ नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया, जो कुल टोटल 324 किलोमीटर दूरी तय की थी। फिर से सुनिए, गांधी जी अपनी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया। 78 साथियों को साथ लेकर के उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया और 24 दिनों में उस स्थान पर पहुंचे। टोटल दूरी 324 किलोमीटर थी, जो 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून को भंग किया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। भारत में गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में है और निर्माण 1911 ईस्वी में की गई थी, जबकि इंडिया गेट का निर्माण इंडिया गेट दिल्ली में है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस बंबई के अधिवेशन में पारित किया था। अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक और पिता भी कहे जाते हैं। गांधी जी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं क्योंकि इनके नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और दूसरी बार 1913 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में भारत लौटकर आ गए, उसके बाद नहीं गए। रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम भी कहा जाता है, जो 1919 में लागू की गई थी। चलिए फिर से एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी समस्याओं का चुनाव हुआ? तो 11 में। मतलब विधायिका सभाओं का चुनाव कब हुआ? तो 1937 में। कितने विधायी सभाओं का? तो 11। दूसरा गोलमेज आंदोलन या सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1931 ईस्वी में। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे भाई भाई, दोनों क्या थे? तो दूसरा मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे। अमृतसर जालियांवाला बाग जनसंहार कब हुआ? तो 13 अगस्त 1919 को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी या महात्मा बनाया गया कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। ले लीजिए। भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे? तो क्रिप्सन प्रस्ताव कहे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम महात्मा किसे कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। दलित राजनीतिक प्रतीक क्या है? तो भीमराव अंबेडकर हैं दलित के राजनीतिक प्रतीक। अब आता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब? तो 1947 ईस्वी में। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 ईस्वी में। अब्दुल कलाम आजाद ने किसका प्रकाशन किया? तो अल हिलाल का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1932 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया कब? तो आयोग के एक भारतीय सदस्य होने के कारण। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन था? तो सुभाष चंद्र बोस का। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 1919 ईस्वी में। दांडी किस राज्य में है? तो गुजरात में। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
कहीं कहीं रुकावटें आई है, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण थोड़ी बहुत रुकावट आई होगी, तो इसके कारण हम सुधार कर देंगे। और आगे भी थर्ड वीडियो है जो इसके मुख्य बातें पढ़ने को मिलेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों की जानकारियाँ उस वीडियो में दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखें ताकि आप इसका लाभ उठा सके। बेस्ट ऑफ लक।